की विशेषता रही है। एक लेक्चर कल हम लोगों ने इसका जो ग्लोबलाइजेशन का मुख्य बिंदु क्या है, क्या अर्थ हैं और क्या जो मोटी मोटी बातें हैं उस पर चर्चा की थी। उसी चर्चा सीरीज को हम लोग आगे आगे बढ़ाएंगे और एक और महान साहित्यकार, आलोचक और भाषाविद डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित साहब से हम लोग बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैं बताया कि महान साहित्यकार हैं, इनकी 56 से अधिक पुस्तकें हिंदी को लेकर प्रकाशित हो चुकी है और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 18 देशों के इन्होंने यात्रा की है। और क्या हिंदी की स्वरूप होना चाहिए, कैसे हिंदी भारत में बोली जाती है और कैसे अन्य देशों में हिंदी का जो चलन बढ़ता जा रहा है उस पर इनका काम रहा है, लोगों को बताए हैं, समझाने की कोशिश किए हैं। और डॉक्टर साहब लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में साहित्य अकादमी के संयोजक हैं। और एक बात और, जो इनके जो स्टूडेंट रहे हैं, जो उन्होंने काफ़ी अच्छा अभी भी काम कर रहे हैं, 108 पीएचडी छात्रों को इन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, शोध निर्देश दिए हैं। तो निश्चित तौर पर इनका ज्ञान और अनुभव हम लोग को आज वैश्वीकरण के दौर में हिंदी का क्या स्थान है और हिंदी कैसे एक और ऊंचाई को छुए, उस पर चर्चा लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित साहब को आमंत्रित करते हैं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम है सर। धन्यवाद अमरेंद्र जी। सचमुच यह विषय बहुत ही विचारोत्तेजक, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही रोचक है। वर्तमान में हिंदी के 6 रूप हमें दिखाई दे रहे हैं। एक मातृभाषा रूप, जिसको हम जनभाषा भी कह सकते हैं। आप स्वीकार करेंगे उत्तर भारत के 10 राज्यों की दैनिक कामकाज की भाषा या प्रयोगात्मक भाषा हिंदी है। दूसरे साहित्यिक भाषा हिंदी, जिसमें कविता, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, शोध कार्य, ज्ञान विज्ञान का सारा साहित्य बराबर प्रकाशित होता रहता है, जिसको हम रचनाधर्मी भाषा कह सकते हैं। तीसरे संचार भाषा, जो जन संचार माध्यमों की मुख्य भाषा होती है, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज कहते हैं, जो मुद्रित माध्यम की भाषा है, जो रेडियो की भाषा है, जो टेलीविज़न की भाषा है, जो इंटरनेट की भाषा है और आज जो फिल्मों की भाषा को भी उसे जोड़ा जा रहा है, उस संचार भाषा के रूप में हिंदी बहुत लोकप्रिय है। चौथे, जिसको राजभाषा कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, भारतीय संविधान की धारा 343 के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी, उस रूप में हिंदी पूरे देश की संपर्क भाषा और राजभाषा का कार्य कर रही है। पांचवें, आज की जो यांत्रिक भाषा है, जिसको मैकेनिकल लैंग्वेज कहते हैं या मशीनी भाषा कहते हैं, जो मोबाइल के माध्यम से भी प्रकट होती है और इंटरनेट के माध्यम से भी प्रकट होती है, उस रूप में भी हिंदी की लोकप्रियता सर्वस्वीकार्य है। और छठे तथा अंतिम रूप है विश्व भाषा हिंदी। विश्व भाषा का तात्पर्य है वह भाषा जो संसार के अधिकतर देशों में बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के काम आती हो। भाषा के 4 प्रकार होते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग। इन चारों में किसी एक प्रकार से जो संबंधित हो, उसको मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय भाषा या विश्व भाषा या वैश्विक चेतना संपन्न भाषा का नाम दिया जाता है। विश्व भाषा का दूसरा अर्थ है वह भाषा जिसमें ग्लोबल फीलिंग, अंतर्राष्ट्रीय चेतना या कहें कि विश्व बंधुत्व की भावना होती हो। इन दोनों रूपों में हिंदी की परीक्षा करनी है और ये देखना है कि वो किस अर्थ में विश्व भाषा है अथवा कही जा सकती है।
हिंदी भाषा की रूप रचना भाषा वैज्ञानिक आधार पर विद्वान इसे सहमत हैं, मुख्यतः कई विश्व भाषाओं से संयुक्त प्रयास से निर्मित हुई है और उसका एक मिला जुला नाम हिंदी हमारे सामने आया। इस भाषा में लगभग 50% शब्द तो संस्कृत के हैं, प्राकृत के हैं, अपभ्रंश के हैं, पाली के हैं और 25 से 28% तक शब्द अरबी के हैं, फारसी के हैं, पश्तो के हैं, यूनानी के हैं, अंग्रेजी के हैं, फ्रेंच के हैं, जर्मन के हैं, स्पेनिश के हैं, डच के हैं, पुर्तगाली के हैं। बहुत तो पर्याप्त समय हो तो एक एक शब्द का उदाहरण देकर समझाया जा सकता है कि कौन कौन शब्द किस किस भाषा से आए हैं, लेकिन संकेत रूप में इस समय इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हिंदी की जो शब्दावली लगभग 20 लाख के आसपास मानी जाती है, उसके 25 से 28% शब्द विदेशी भाषाओं से ग्रहित हैं, जिनको हिंदी ने या तो तत्सम रूप में ले लिया है या तद्भव बना करके उनका हिंदीकरण करते हुए अपने रूपों में उसे ढाल दिया है। तो हिंदी भाषा के ग्लोबलाइजेशन या उसके भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा प्रमाण ये है कि उसने विश्व भाषाओं से बहुत बड़ी मात्रा में शब्दावली ग्रहण की है और बहुत बड़ी मात्रा में उनका साहित्य रूपांतरित किया है। विश्व भाषा दरअसल दूसरी तमाम भाषाओं से उनकी जो श्रेष्ठतम कृतियां हैं उनको अनुदित करती है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि हिंदी में ऐसी लगभग 4000 अनुदित कृतियां हैं। मैंने एक हिंदी अनुवाद कोश का निर्माण करते हुए ये तथ्य स्वयं प्राप्त किया और दूसरों के सामने रखा कि संसार भर की जो श्रेष्ठतम कृतियां हैं, शायद अपवाद रूप में कोई कृति रह गई होगी जिसका हिंदी में अनुवाद न हुआ हो, बल्कि तथ्य तो ये है कि विश्व की श्रेष्ठ कृतियों के एक एक दर्जन अनुवाद हिंदी में हुए। जैसे शेक्सपियर के नाटकों को ले लीजिए, चाहे हेमलेट हो या ओथेलो हो या मैकबेथ हो या ट्वेल्थ नाइट हो या मच एडो अबाउट नथिंग, उनके लगभग 1 दर्जन नाटकों के दर्जन दर्जन लेखकों ने अनुवादकों ने हिंदी में अनुवाद किए हैं अपने अपने ढंग से, भारतीय युग से लेकर आज तक के इस पूरे दौर में। तो ऐसे ही और जितने अंग्रेजी के लेखक, फ्रेंच के लेखक, अरबी के, फारसी के, विश्व भाषाओं के लेखक हुए हैं, उन सबकी कृतियां हिंदी में अनुदित हुई। इसका तात्पर्य कि विश्वबोध को हिंदी लेखकों ने, हिंदी साहित्यकारों ने मन वचन कर्म से आत्मसात किया है। तीसरी विशेषता आप पाएंगे कि विश्व की जितनी महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं वे भी हिंदी में, हिंदी साहित्य में किसी न किसी ब्याज से प्रकट हुई हैं। जैसे आप प्रगतिवाद देख लीजिए, जिसको हम प्रोग्रेसिव एलिमेंट कहते हैं, प्रयोगवाद देख लीजिए, या उसी क्रम में मानवतावाद और राष्ट्रवाद और स्वच्छंदतावाद और फ्राइड का मनोविश्लेषण और मार्क्सवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या डार्विन का विकासवाद, ये जितने सिद्धांत हैं, जितने विश्व दर्शन हैं, जो आइडियोलॉजीज कही जाती हैं, इनको हिंदी रचनाकारों ने बड़ी उदारता के साथ आत्मसात किया है और अपने साहित्य में उनको स्थान दिया है। इसलिए हमारा साहित्य वैश्विक चेतना से जुड़ करके चला है। चौथी बात कि विश्व के जितने महापुरुष हैं उन सबकी जीवनियाँ, उनकी बायोग्राफीज हिंदी में बहुत बड़ी मात्रा में लिखी गई हैं और प्रकाशित की गई हैं। उन महापुरुषों में जो आज भी अनुकरणीय हैं और जिनका आदर्श नई पीढ़ी को सीखना चाहिए, उन सबको हिंदी लेखकों ने अपने सामने प्रस्तुत किया है। और इसी के साथ साथ विश्व के विभिन्न देशों के यात्रा वृत्तांत हिंदी में बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाशित हुए हैं, जिससे हमें विश्व का भूगोल और उसका समूचा इतिहास पता चलता है और हम विश्व के साथ आत्मीयता अनुभव करते हैं। तो मुख्यतः ये 7 तत्व हैं जिसको हम वैश्विक चेतना कहते हैं। यह ग्लोबलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है कि हम संसार के साथ जुड़ें, उस रूप में ये हिंदी पूरे विश्व के साथ जुड़ी हुई है। अब जो हिंदी भाषी संसार है, इसको हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक अंश वे देश जिनको भारतवंशी देश कहा जाता है, जहां आज से लगभग 150 वर्ष पहले हमारे पूर्वज एक शर्त के अंतर्गत गिरमिटिया श्रमिक के रूप में गए थे। वहां उन्होंने बहुत दिनों तक अपना जीवन यापन किया, अपनी जीविका अर्जित की। उनमें से कुछ वापस लौट आए, अधिकतर वहीं बस गए। आज उनकी 5 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। इन देशों में है मॉरिशस,
फिजी, सूरीनाम, गयाना, ब्रिटिश गयाना जिसे कहते हैं, त्रिनिदाद टोबैगो और दक्षिण अफ्रीका। इनमें सारे देश किसी न किसी रूप में लघु भारत माने जाते हैं। मॉरिशस में भारतवंशियों की संख्या इस समय 65% के आसपास है, फिजी में 55% के आसपास है, सूरीनाम में 44% के आसपास है। मतलब ये सब 50 के आसपास। बाकी वहाँ के स्थानीय आदिवासी हैं और दूसरी जनजातियाँ हैं, लेकिन वर्चस्व हिंदी भाषियों का है, या कहें कि भारतवंशियों का है। ये अपने घरों में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो खड़ी बोली हो या भोजपुरी मिश्रित अवधी भाषा हो। वो अपना सारा साहित्य उसी भाषा में लिखते हैं। वे मन वचन कर्म से भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यही परिधान, यही खान पान, यही त्योहार, यानी पूरा सांस्कृतिक भाव उनका भारत से जुड़ा हुआ है। इसलिए वे शुद्ध हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। दूसरे तरह के राष्ट्र हैं जहां आप्रवासी भारतीय बहुत बड़ी मात्रा में रह रहे हैं, जिनको हम NRIs कहते हैं। जीविका की खोज में ये अमेरिका गए हैं, UK गए हैं, कनाडा गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं और बहुत सारे देशों में जा बसे हैं। अब सुख सुविधाओं के अभ्यस्त होने के कारण वे लौटकर तो नहीं आ सकते। उनकी संतानें वहीं पढ़ रही हैं या सेवा कार्य कर रही हैं। वे चाहते हैं कि अपनी संस्कृति को बनाए रखें, और अपनी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए वे हिंदी भाषा का सहारा लेते हैं। संस्कृत सबकी समझ में नहीं आती है, तो हिंदी के माध्यम से ही ये समस्त भारतीय, चाहे वो केरल के रहने वाले हों, चाहे पंजाब के रहने वाले हों, चाहे गुजरात के रहने वाले हों, सब परस्पर हिंदी में बात करते हैं, हिंदी की पत्रिकाएं चलाते हैं, हिंदी की संस्थाएं चलाते हैं, और हिंदी माध्यम से ही मिलजुल कर होली, दिवाली और विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। ऐसे आप्रवासी भारतीयों की संख्या इस समय कई लाख है। अकेले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 20 लाख के आसपास भारतीय माने जा रहे हैं। इसी तरह की संख्या कनाडा की है, ऑस्ट्रेलिया की है और दूसरे देशों की है। जहाँ जहाँ ये भारतीय, ये प्रवासी भारतीय पहुँच गए हैं, उन देशों में हिंदी बहुत व्यापक स्तर पर बोली जा रही है और दैनिक कामकाज में इस्तेमाल की जा रही है। तीसरे प्रकार के देश वे हैं जिनको हम पड़ोसी देश कहते हैं, या जिन्हें बृहत्तर भारत का देश कहा जा सकता है। ग्रेटर इंडिया के जो पार्ट रहे हैं विभाजन के पूर्व, जैसे नेपाल शुद्ध हिंदू राष्ट्र और हिंदी भाषी राष्ट्र, उसी तरह से जो नवनिर्मित राष्ट्र हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके यहाँ जो भाषा बोली जाती है, पाकिस्तान में उर्दू को राजभाषा बनाया गया है। उस उर्दू को अगर देवनागरी लिपि में लिख दिया जाए तो वह हिंदी से अलग नहीं होगी। यही स्थिति जो बांग्ला भाषा की है, बांग्लादेश में जो बोली जाती है, वो भी हिंदी के बहुत निकट है। ऐसे ही अफगानिस्तान, ऐसे ही श्रीलंका, ऐसे ही मालदीव, ऐसे ही वर्मा, ऐसे ही जिसको म्यांमार कहते हैं, ऐसे ही मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड और सूरीनाम इत्यादि इत्यादि। इस तमाम सारे देशों में हिंदी भाषियों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है। वहाँ बहुत सारी संस्थाओं में हिंदी पढ़ाई जा रही है। विश्व में इस समय पठन पाठन की दृष्टि से आप देखें तो 5 स्तरों पर हिंदी का पठन पाठन हो रहा। मोटे तौर से जनगणना करके ये बताया गया है कि पूरे संसार में 146 राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ हिंदी भाषियों की संख्या उल्लेखनीय है, बहुत बड़ी मात्रा में है। इनमें कुछ देश ऐसे हैं जहाँ गांव की पाठशाला के स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। जैसे मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में ये बैठकी कहलाती हैं। उन बैठकों में हिंदी के शिक्षण किया जाता है। कुछ देश ऐसे हैं जहां मंदिरों में हिंदी पढ़ाई जाती है। ज़्यादातर यूरोपीय देश ऐसे हैं जहां बेसिक लैंग्वेज के रूप में हिंदी का पठन पाठन होता है। कहीं कहीं उसको कन्वर्सेशनल हिंदी कहते हैं, कहीं उसको ग्रामेटिकल हिंदी कहते हैं और कहीं उसको लिटरेरी हिंदी कहते हैं। तो ये 3 अलग अलग स्तर हमें वहाँ दिखाई देते हैं। विदेशों में, विश्वविद्यालयों में जो हिंदी के पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनमें भी कई भेद हैं। जैसे कहीं हिंदी विभाग एशियन अफ्रीकन स्टडीज़ के अंतर्गत आता है, कहीं इस विभाग को इंडोलॉजी के साथ जोड़ा गया है, कहीं इस विभाग को बुद्धिस्ट सेंटर के साथ संलग्न कर दिया गया है, बुद्धिस्ट स्टडीज़ कराते हैं, उसी के साथ हिंदी पढ़ाते हैं। कहीं हिंदी और उर्दू का संयुक्त विभाग है, कहीं संस्कृत और हिंदी का संयुक्त विभाग है, कहीं हिंदी के साथ साथ भोजपुरी, अवधी और ब्रजभाषा का भी अध्ययन कराया जाता है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी के भिन्न भिन्न रूप पठन पाठन में हैं। इनमें प्रारंभिक जो बेसिक हिंदी शिक्षण है ये भी उल्लेखनीय है, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो उच्चतर शिक्षा जिसको हायर स्टडीज़ कहते हैं, जैसे विश्वविद्यालयों में बर्कले यूनिवर्सिटी में ले लीजिए अमेरिका में, वहाँ हिंदी में पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल डिग्री होती है। ऐसे ही मॉरिशस में जो मॉरिशस यूनिवर्सिटी है या महात्मा गांधी संस्थान मोकामा का जो बड़ा प्रसिद्ध संस्थान है, वहाँ भी हिंदी की पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री दी जाती है। तो शोध कार्य भी विदेशों में हिंदी में हो रहा है, और साथ ही साथ स्नातकोत्तर और स्नातक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, कई स्तरों की शिक्षा हिंदी भाषा के माध्यम से दी जा रही है। हिंदी के इस प्रचलन के मुख्य 4 कारण हैं। एक तो यह है कि यह विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, और ये हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां चूंकि ग्राहक से सीधा संपर्क स्थापित करना चाहती हैं, इसलिए जरूरी है कि ग्राहक की भाषा में बात करें, अपने विज्ञापन उसी भाषा में दें, जनसंपर्क उसी भाषा में करें, प्रचार प्रसार उसी भाषा में करें। इसलिए आपने देखा होगा कि इधर अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने भी घोषित किया कि अंग्रेजी तो पढ़ते ही हैं, पर हमारे देश के युवकों को चाहिए कि अंग्रेजी के साथ साथ 2 भाषाएं और सीखें, एक हिंदी और दूसरी चाइनीज़ जिसको मैंडरिन कहते हैं। उसी का परिणाम ये हुआ है कि विश्व में बड़े व्यापक स्तर पर हिंदी पठन पाठन की एक तेजी इधर देखी जा रही है। बहुत सारे विद्यार्थी भारत आ रहे हैं, और यहाँ विदेशियों के लिए जो एक विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया गया है, हमारे यहाँ केंद्रीय हिंदी संस्थान ने विदेशी हिंदी शिक्षण की एक अलग योजना बनाई है, जो ऑडियो विजुअल भी है और जो कक्षा केंद्रित भी है, तो उसके माध्यम से पढ़ते हैं। अथवा दूसरे विश्वविद्यालयों में विदेशी हिंदी शिक्षण के डिप्लोमा पाठ्यक्रम या प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कोर्सेज जो चल रहे हैं, उनका वे अनुसरण करते हैं। दिल्ली में ऐसे विद्यार्थियों की लंबी कतार देखी जाती है, और तीर्थ स्थानों में, पहाड़ी स्थानों में भी हिंदी शिक्षण की लंबी परंपरा काफ़ी अरसे से चल रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये विदेशी युवक युवतियाँ हिंदी इसलिए भी सीख रहे हैं क्योंकि उनको अगर इस देश में रहना है, यहाँ नौकरी के सिलसिले में या व्यापार के सिलसिले में जनसंपर्क बहुत ज़रूरी होता है। भाषा के बिना न तो कोई प्रशासन किया जा सकता है, न व्यापार चल सकता है, न जनसंपर्क हो सकता है, और न सहज जीवन जिया जा सकता है। भाषा प्राथमिक आवश्यकता है, इसलिए वे बड़े उत्साह के साथ हिंदी सीख रहे हैं। विश्व स्तर पर हिंदी के जो भिन्न भिन्न रूप हैं वे भी विचारणीय हैं। हिंदी एक नहीं है, उसके अलग अलग व्याकरण सम्मत और रूपगत कई भेद दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए मॉरिशस में जो हिंदी बोली जाती है उसको अब लोग क्रियोली हिंदी कहने लगे। क्रियोल का तात्पर्य है मिलावट, उसमें कई भाषाओं का मेल हो गया है। एक और भोजपुरी के शब्द हैं, दूसरी ओर उसमें डच के शब्द हैं, फ्रेंच के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं। इनको वहाँ जनता ने, मॉरिशस निवासियों ने आपस में मिला लिया और एक मिलीजुली भाषा बना ली जो क्रियोल कहलाती है। उस क्रियोल का प्रयोग वहाँ न केवल बोलचाल में होता है बल्कि अब तो साहित्य भी लिखा जाने लगा है। अब संस्कारों में भी उस भाषा का प्रयोग, संस्कृत श्लोकों की जगह पर, मंत्रों की जगह पर उस भाषा का प्रयोग होने लगा। तो इसको मॉरिशस की क्रियोल हिंदी कहते हैं। दूसरी हिंदी जो फिजी में बोली जाती है उसको अब फिजियन हिंदी कहा जा रहा है। उनके भी कुछ संज्ञा शब्द, कुछ क्रियापद और व्याकरणिक कोटियों के जो भिन्न भिन्न रूप हैं अलग दिखाई देते हैं। वो हिंदी से नितांत भिन्न तो नहीं है, लेकिन जैसे हमारी मानक भाषा खड़ी बोली से कुछ अलग हमारी बोलियां दिखाई देती हैं, अवधी अलग है, ब्रज अलग है, भोजपुरी अलग है, बुंदेली अलग है, उसी तरह से फिजियन भाषा भी थोड़ी अलग अलग दिखाई देती है, जिसको फिजियन हिंदी कहा जाने लगा। अब उनके अलग व्याकरण ग्रंथ इस पर छप गए, उनका अलग साहित्य इसमें रचा जा रहा है, शब्दकोश इस पर बने हैं। तीसरी हिंदी है जो सूरीनाम में बोली जाती है, जिसको सरनामी हिंदी कहते हैं। उसके साथ भी यही स्थिति है। उनके कुछ अपने स्थानीय शब्द हैं, उनका अपना स्थानीय व्याकरण है, जिसके आधार पर इस भाषा को वो प्रवाहपूर्वक बोलते हैं। और चौथा रूप है जिसको त्रिनिदाद टोबैको नामक देश में, जो वेस्ट इंडीज़ के देश हैं, यहाँ बोला जाता है। इसको त्रिनी हिंदी कहते हैं। ऐसे ही पांचवा रूप
रूस के पास ही ताजिकिस्तान नाम का एक देश है जो पहले संयुक्त गणराज्य का अंग था लेकिन अब स्वतंत्र राष्ट्र हो गया है। वहाँ पर ईरान की भाषा का, ईरानी का बहुत गहरा प्रभाव था। उन्होंने फारसी के और अरबी के मिले जुले शब्दों को आत्मसात कर लिया और हिंदी शब्दों के साथ उसे जोड़ लिया, जिसको ताजिकी हिंदी कहा जाता है। ऐसे ही एक छठा रूप है, जर्मनी के पास एक छोटा सा उपखंड है जिसको रोमा कहा जाता है। उस रोमा के रहने वाले जो वहाँ के रेड इंडियंस थे, वहाँ की जो जनजातियाँ थीं, वह एक विशेष प्रकार की भाषा बोलती हैं। संख्या में बहुत अधिक नहीं है, कुछ ही लाखों में उनकी गणना की गई है, लेकिन जो है उनका एक अलग भाषिक रूप है। तो इन सारे रूपों को मिलाकर, हाँ, और एक रूप और बचता है साउथ अफ्रीका में, जो नेटाल प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ नेटाली हिंदी नाम से एक भाषा प्रचलित है। तो ऐसे 7 रूप विश्व हिंदी के रूप हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की हिंदी बोली जाती। इन सारे देशों में हिंदी का जो प्रचार प्रसार हुआ है और निरंतर होता चला जा रहा है, उसके कई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। जैसा एक की ओर मैंने संकेत किया कि भारत बहुत बड़ा बाजार है और बहुत बड़ा बाजार होने के नाते ये जो विश्व बहुल कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो उद्योग हैं, कॉरपोरेट्स हैं, व्यापारिक घराने हैं, वे इस देश में आ रहे हैं और जनता से सीधा संपर्क करने के लिए वे हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसी में अपना प्रचार साहित्य बना रहे हैं, इसी में अपने नए नारे, स्लोगन्स गढ़ रहे हैं, विज्ञापन के नारे गढ़ रहे हैं। तो सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए अब वे हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पढ़ना चाहते हैं और उसमें पूरी प्रवीणता प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए यूरोप के देशों में हिंदी के पाठ्यक्रम तमाम विश्वविद्यालयों में और संस्थानों में खुल गए। दूसरा एक कारण और है, हिंदी संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री है। विरासत में उसने संस्कृत की भाव संपदा ग्रहण की है और संस्कृत वैदिक ज्ञान, पौराणिक ज्ञान, आध्यात्मिक और साथ ही जीवन दर्शन की बहुत बड़ी पूंजी इसमें सुरक्षित है। इधर भौतिक उन्नति पर चरम सीमा पर पहुंच जाने के बावजूद यूरोप और अमेरिकी जनजीवन को अब ये महसूस होने लगा है कि जीवन की सच्ची सुख शांति केवल भौतिक उपलब्धियों से ही नहीं प्राप्त होती, उसके लिए आवश्यक है आध्यात्मिक चेतना। और वो आध्यात्मिक चेतना भारत से ही प्राप्त हो सकती है, जिसको वे इंडोलॉजी कहते हैं, भारत विद्या कहते हैं। अब चूंकि संस्कृत के माध्यम से भारत विद्या को पूरी तरह हृदयंगम नहीं कर सकते, हिंदी अपेक्षाकृत बहुत सरल भाषा है। उसके प्रचार प्रसार का एक बड़ा कारण यह है कि संसार की सुगमतम भाषाओं में से वो एक भाषा है। यह हम नहीं, विदेशियों ने अनेकत्र अलग अलग कई अवसरों पर कहा है कि ऐसी भाषा है जो 3 महीने कहीं हिंदी भाषियों के साथ रह लिया जाए तो कोई भी अजनबी व्यक्ति हिंदी बोल सकता है, हिंदी समझ सकता है। और यही नहीं, 2-4 फिल्में देख लेता है तो केवल उन डायलॉग्स के सहारे वो हिंदी सीख जाता है और बोलने लग जाता है। विदेशियों ने यह घोषणा की कि हिंदी एक ऐसी भाषा जिसका व्याकरण एक पोस्टकार्ड पर लिखकर भेजा जा सकता है। अपनी सुगमता के कारण और भाषिक संवेदना के कारण, उसमें जो लिंग्विस्टिक कल्चर है और उसकी जो अपनी लिंग्विस्टिक नेचर है, इसके कारण हिंदी को ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुई है और इसीलिए तमाम विदेशी हिंदी विकास से जुड़े हैं और निरंतर उसके साथ संबद्ध हैं। तो इस रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा है। तीसरी विशेषता यह है कि हिंदी में जो साहित्य रचा गया है, लगभग 1500 वर्ष पुरानी भाषा है ये। इन 1500 वर्षों में कई महाकाव्य, अनेक प्रकार के उपन्यास, कहानी संकलन, नाटक और एकांकी संकलन और निबंध संकलन और शोध समीक्षा के कार्य इस भाषा में जो प्रकाशित हुए, उन्होंने विश्व को आकृष्ट किया। बहुत पहले, आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व, इस देश में सर जॉर्ज ग्रियर्सन एक ICS ऑफिसर आए। बिहार में उनकी नियुक्ति हुई। उन्होंने कहीं से सुना कि कोई तुलसीदास नामक कवि इस भाषा में अवतरित हुए थे, जिनका लिखा हुआ रामचरितमानस घर घर में पढ़ा जाता है। अपने कार्यकाल में जिलाधिकारी रूप में उन्होंने देखा भी कि हर घर में, हर हिंदू परिवार की पहचान है रामचरितमानस, तो उसको पढ़ना शुरू किया और पढ़ते हुए वे इतने अभिभूत हो गए कि गोस्वामी तुलसीदास पर उन्होंने शोध कार्य किया।
उनके पूरे व्यक्तित्व कृतित्व का अवगाहन किया और फिर धारावाहिक रूप से उस पर लिखना शुरू किया। उसी समय एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस जोगा में, जहां डॉक्टर ग्रियर्सन गए और पहली बार उन्होंने घोषणा की कि भारत में एक ऐसा कवि हुआ है और उसने एक ऐसे महाकाव्य की रचना की है जिसका मुकाबला समूचे यूरोप के महाकाव्य मिलकर के भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी एक भी पंक्ति अविचारित नहीं है और जिसमें बहुत महान चरित्रों की कल्पना की गई है, बड़ी विराट कथा वस्तु रखी गई है और जिसका उद्देश्य बहुत ही महत है। वो काव्य ग्रंथ है लेकिन किसी भी धर्म ग्रंथ से ज़्यादा लोकप्रिय है। तब लोगों का ध्यान इस कृत की ओर गया। उसी में बहुत सारे विदेशी आए हुए थे, उन सब ने संकल्प किया कि इस कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाना चाहिए और क्रमशः आपने देखा कि रूस के एक विद्वान वारानिकोव ने रामचरितमानस का रूसी भाषा में अनुवाद किया। उसी छंद में दोहा और चौपाई का उपयोग करते हुए उसी रिद्म में हूबहू कई वर्षों तक श्रम साधना करते हुए और बड़ी लंबी उसकी भूमिका लिखी। और उस भूमिका में उन्होंने कहा कि इतना बड़ा लोकवादी कवि जो अपने पूरे साहित्य का उद्देश्य ही समझता हो, जो सुरसरी सम सब कर हित होई की घोषणा कर रहा हो, ऐसा कवि और किसी दूसरी भाषा हमें नहीं दिखाई देता। तो उसका परिणाम हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेसोतरी ने या वारानिकोव ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, इन सब ने इस काव्य को साथ ही हिंदी भाषा को गले लगाया, उसके प्रति सम्मान का भाव प्रकट किया। और फिर देखते देखते सूरदास और कबीरदास और जायसी और फिर हमारे मध्यकालीन कवि और आधुनिक कवियों में जयशंकर प्रसाद और निराला जी और पंत और महादेवी और दिनकर जी और अज्ञेय जी इत्यादि ये विश्व स्तर पर चर्चित होने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हिंदी भाषा में गद्य पद्य की जो रचनाएं इस बीच प्रकाशित हुईं, जो महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए, अकेले प्रेमचंद के उपन्यास विश्व की तमाम भाषाओं में अनुदित हुए हैं। उसी तरह से जयशंकर प्रसाद के नाटक कई भाषाओं में अनुदित हुए हैं, विभिन्न विधाओं की ये कृतियाँ। तो इससे हिंदी का अपना एक प्रभामंडल बढ़ा, उसका गौरव बढ़ा, उसका महत्व संसार ने पहचाना और तब उसके प्रति अध्ययन की नई लालसा पैदा हुई। इधर आप देखें, न जाने विश्व के कितने विद्वान यहाँ इन सारे कवियों लेखकों की खोज करने के लिए आए। सूरदास पर पहला शोध कार्य विदेशों में हुआ, तुलसीदास पर पहला शोध कार्य थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास विदेशों में हुई। चाहे एफीके हों, चाहे स्टिंशन हो, चाहे तेसोतरी हो, चाहे ग्रियर्सन हो, इन सब ने जो शोध की नवीनतम प्रविधि होती है, वह रिसर्च मेथोडोलॉजी तब भारत में नहीं थी, विदेशों में, खासतौर से लंदन यूनिवर्सिटी में, फ्रांस में, पेरिस में वो स्थापित हो गई थी। तो उसके आधार पर इन विद्वानों ने शोध कार्य किया, समीक्षाएं लिखीं और चारों तरफ पूरे विश्व को अवगत कराया। जैसे संस्कृत का महत्व उन्होंने बताया था, मैक्स मूलर ने संस्कृत और विशेष रूप से वेदों का संज्ञान पूरे विश्व को कराया। उसी तरह से हिंदी भाषा की ये जो बहुमूल्य निधियाँ हैं, इनका परिचय पूरे विश्व को दिया गया। इसी से प्रभावित होकर एक और तीसरा कारण या तीसरा तात्कालिक निदान हमारे सामने आया। जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पूरी तरह से स्थापित हो गया 1857 के गदर के बाद, कंपनी शासन के जगह जब विक्टोरिया का शासन शुरू हुआ, तो अंग्रेज सरकार ने यह महसूस किया कि किसी भी देश में शासन करने के लिए बहुत ज़रूरी है वहाँ की भाषा सीखी जाए, अधिकारियों को भाषा सिखाई जाए। तो कलकत्ता उन दिनों राजधानी थी, वहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज नाम की एक संस्था स्थापित की गई और उस फोर्ट विलियम कॉलेज में ऐसा पाठ्यक्रम चलाया गया जिसको सिविल सर्वेंट्स को, जो समय के आईसीएस ऑफिसर्स थे, उनको जानना आवश्यक कर दिया गया। उस पाठ्यक्रम के माध्यम से हिंदी का व्याकरण, हिंदी के शब्दकोश, हिंदी अनुवाद पद्धति और हिंदी की अभिव्यक्ति प्रणाली, कैसे हिंदी में लिखा जाता है, वह लिपि और साथ ही साथ लेखन पद्धति, इन सब का प्रशिक्षण दिया गया। प्रोफेसर गिलक्राइस्ट जो उसके प्राचार्य थे, उन्होंने पहला शब्दकोश हिंदी में बनाया। ये 1850 की बात। तो इस तरह से इन अंग्रेज विद्वानों ने और उसके साथ साथ आयरिश विद्वान, जैसे ग्रियर्सन आयरलैंड के रहने वाले थे, कई एक फ्रेंच विद्वान, उन सब ने हिंदी के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान किया।
हिंदी का जो इतिहास लिखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका श्रेय भी इन्हीं विद्वानों का, विदेशी विद्वानों को। गार्सन तासी फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और फिर व्यवस्थित रूप से डॉक्टर ग्रियर्सन ने उसको दूसरा रूप दिया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया, वो था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, पूरी भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, कई कई हजार भाषाओं का सर्वेक्षण, कई खंडों में उनका ग्रंथ बनकर तैयार हुआ। और इसी के साथ साथ हो हिंदी की शब्द संपदा का जो विवेचन विश्लेषण उन्होंने किया और समीक्षा को जिस स्तर पर पहुंचाया, वो उनका महत्वपूर्ण योगदान। आज भी उस परंपरा में अनेक रचनाकार हैं विश्व के जुड़े हुए, जो विश्व भाषाओं के विशेषज्ञ हैं, साथ ही हिंदी भाषा के विशेषज्ञ भी। जैसे अभी अभी आप उनके नाम से जरूर परिचित होंगे, फादर कामिल बुल्के, जो पादरी बनकर इस देश में धर्म प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ भारतीय संस्कृति और खासतौर से रामचरितमानस को पढ़कर वे इतने ज़्यादा मोहमुग्ध हो गए कि यहीं रह गए, भारतमय हो गए। जब कभी गोस्वामी जी की चर्चा करते थे तो वो उतने भावमग्न हो जाते थे कि आंखों से आंसू बहने लग जाते थे। उन्होंने राम कथा उद्भव और विकास नाम का अपना महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ लिखा और उसी के साथ साथ एक कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी तैयार की, जो बहुत तो प्रामाणिक और साथ ही साथ हो बड़ी सूझबूझ से लिखी हुई, तैयार की हुई डिक्शनरी मानी जाती है। तो कहने के तात्पर्य ये है कि विश्व के विभिन्न देशों में जहाँ जहाँ हिंदी विभाग हैं, आप पाएंगे कि वहाँ एक से एक हिंदी के विद्वान, विदेशी विद्वानों में भी हिंदी विशेषज्ञ हैं। अभी डॉक्टर रूपर्ट स्नेल, जो लंदन यूनिवर्सिटी में हिंदी के विभागाध्यक्ष थे, अब इधर अमेरिका चले गए हैं, वे मध्ययुगीन हिंदी कविता के विशेषज्ञ माने जाते हैं। नंददास का, परमानंद दास का और कई कवियों का उन्होंने बड़ा सुंदर अनुवाद किया है। करीन शोमर, जो आल्हा का वर्तमान रूप आज हमें मिल रहा है, ये बहुत पहले इलियट नामक एक जिलाधिकारी थे इटावा नगर के, उत्तर प्रदेश के। इन्होंने आल्हा का सर्वेक्षण कराया था, विभिन्न आल्हायतों के मुंह से सुन करके उसको संग्रहित और संकलित कराया, उसका संपादन किया और उसे प्रकाशित किया। उसको नए वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषित करने और संपादित करने का नया काम डॉक्टर करीन शोमर ने किया है। साथ ही आधुनिक साहित्यकारों पर भी उन्होंने बहुत लिखा है। इसके अतिरिक्त तो हमारे भारतवंशी देशों के जो साहित्यकार हैं, वे भी साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। मॉरिशस में आप पाएंगे दर्जनों कवि, न जाने कितने कथाकार, न जाने कितने नाटककार। वहीं वासुदेव विष्णुदयाल नाम के एक लेखक, जो बहुत बड़े पत्रकार भी थे, जमाना नाम का एक दैनिक समाचार पत्र वो हाथ से लिखकर बहुत दिनों तक निकालते रहे, फिर वो मासिक पत्रिका हो गई। उसी तरह से उनके यहाँ बखौरी जी एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, ब्रजेंद्र मधुकर वहाँ के राष्ट्र कवि हुए हैं, अभिमन्यु अनंत अभी काफ़ी वयोवृद्ध तो हो गए हैं लेकिन रचना कर्म से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 60 कृतियाँ, उपन्यास भी, नाटक भी, काव्य ग्रंथ भी हिंदी में लिखे हैं। और इसी तरह से अजामिल माता बदल या इसी प्रकार विष्णु प्रकाश। कहने का तात्पर्य है कि एक लंबी पंक्ति है, सबके नाम गिना पाना संभव नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी श्रेणी है मॉरिशस में हिंदी रचनाकारों की। वहाँ न जाने कितनी संस्थाएं हैं और लगभग 2 दर्जन साहित्यिक पत्रिकाएं मासिक रूप में वहाँ से प्रकाशित होती हैं। जगह जगह वे स्पर्धा कराते हैं, रामचरितमानस का गायन कराते हैं और इस तरह से प्राचीन काव्य और साथ ही आधुनिक साहित्य उनमें अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए। वहाँ 2 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। यही स्थिति फिजी की है। वहाँ चाहे पंडित कमलानंद मिश्र हों और दूसरे कथाकार कवि लेखक, सूरीनाम में महारत सिंह जी हों या पुष्पिता जी हों, इन देशों में एक नहीं सैकड़ों की संख्या में ये हिंदी कवि और लेखक हैं। वो तो अगर उनका कोष बनाया जाए तभी उन सब की पूरी सूचना दी जा सकती है। विश्व साहित्यकार या हिंदी साहित्यकार कोष। कहने के तात्पर्य कि साहित्य के रूप में भी हिंदी इधर विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुई है। और चौथी बड़ी बात, वो संचार भाषा के रूप में बड़ी लोकप्रिय है। इधर अब सब स्वीकार कर रहे हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला दैनिक समाचार पत्र हिंदी का है, जिसकी प्रतिदिन पाठक संख्या
3 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। बहुत समृद्ध भाषा होते हुए भी अंग्रेजी का दैनिक समाचार पत्र अभी 1 करोड़ के ऊपर नहीं पहुंच पाया है, और इस तरह के लगभग 8 दैनिक समाचार पत्र हिंदी में पाए जा रहे हैं जो विश्व संख्या को कहीं ज़्यादा पार कर गए हैं और बहुत लोकप्रिय हो गए। इसी तरह से मात्रा में, अनुपात में भी आप देखें, जितनी पत्र पत्रिकाएं हिंदी में निकल रही हैं उतनी शायद दूसरे किसी भाषा में नहीं। इन सब की गणना करके इधर विद्वानों ने सिद्ध किया है कि हिंदी संसार में भाषा भाषियों की दृष्टि से तीसरे दर्जे की भाषा है। कुछ लोग उसे दूसरे स्तर पर कह रहे हैं, यानी पहले स्तर पर मैंड्रिन या चीनी भाषा को माना जाता है। ये भी विवाद का विषय है, क्योंकि जिसको मैंड्रिन कहा जाता है उसकी बहुत अलग अलग बोलियां हैं, और ये सारे चीनी बोलने वाले किसी एक बोली से जुड़े हुए नहीं हैं। मोटे तौर से उनको एक भाषा मान लिया गया है। फिर भी अगर आप चीनी को प्रथम स्थान पर रख रहे हैं तो दूसरे स्थान की अधिकारिणी हिंदी भाषा होती है, तीसरे दर्जे पर अंग्रेजी भाषा आती। इसके साथ 17 महत्वपूर्ण बोलियां हैं और तमाम उपबोलियां हैं। तो शोध समीक्षा के क्षेत्र में, रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में, और इधर इंटरनेट में जो हिंदी आ रही है, विकिपीडिया के माध्यम से जो हिंदी आ रही है, उसके जो सॉफ्टवेयर बनते चले जा रहे हैं, उन सारी दृष्टियों से यह बड़ी समृद्ध भाषा हो गई है। लोग ये महसूस करते हैं कि उसमें विश्वबोध भी है और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर वो बहुत विस्तृत रूप में, व्यापक रूप में फैली हुई भी है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी विश्व भाषा है और भूमंडलीकरण का इस हिंदी से बड़ा गहरा नाता रिश्ता है। इसके और कौन से स्वरूप आगे आ रहे हैं? अब इस भाषा से एक नई भाषा का जन्म, जिसको हम यांत्रिक भाषा कह रहे हैं, वो संभावित है। धीरे धीरे इसको यंत्रों की भाषा बनाना, और यंत्रों की भाषा बनाने के लिए संक्षिप्ताक्षर, एब्रिविएशंस, कोड वर्ड्स जो कूटपद कहलाते हैं, और उस तरह की प्रोक्तियां ये विकसित होंगी, जिससे ये रोबोट की भाषा बन सके। आज अंग्रेजी को और विश्व की कई भाषाओं को रोबोट से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और दूसरे एक नया प्रयास हो रहा है कि हम भाषा के माध्यम से किसी व्यक्ति की मनोभाषा को कैसे पहचान सकते हैं। जो उसकी साइकोलिंग्विस्टिक्स है वो आज अध्ययन की चुनौती है। अभी तो उच्चरित भाषा का ही अर्थ हम निकालते हैं, लेकिन बहुत सी भाषाएं ऐसी हैं जो उच्चरित नहीं होती, नॉन वर्बल होती हैं, और उनका अपना अर्थ होता है। जैसे बॉडी लैंग्वेज में हम शब्द का उच्चारण नहीं करते, लेकिन इशारे से, संकेत से अपनी बात प्रकट करते हैं। भाषा का मतलब है जिससे हम अभिव्यक्त करते हो। तो बॉडी लैंग्वेज के ही तर्ज में अब रोबोट लैंग्वेज का एक नया व्याकरण बन रहा है, और दूसरी ओर मनोभाषिकी की ओर एक नया प्रस्थान विश्व स्तर पर होता दिखाई दे रहा है। आपके मन में जो बात चल रही है, जिसको आप नाटकीय ढंग से छिपाए हुए हैं, कह नहीं रहे हैं, शब्दों में कुछ है और भावों में कुछ है, मुख्य चुनौती यह है कि आपके मूलभूत भावों को कैसे पकड़ा जाए, क्या सोच रहे हैं उस भाषा कैसे पकड़ा जाए, उस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। और इधर तमाम प्रयोगशालाओं में उसके कुछ आरंभिक चरण दिखाई देने लगे हैं, जिसको अब साइकोएनालिसिस या मनोविश्लेषण या मनोभाषिकी ये नाम दिया जाता। अब तक उसको समाज मनोभाषिकी कहा जाता था, सोशियो साइकोलिंग्विस्टिक्स। अब शुद्ध रूप से वो साइकोलिंग्विस्टिक्स के रूप में केंद्रित हो रही है। उसके इशारों से लोग काम चला रहे हैं। और इस तरह के जब तकनीकी चुनौतियों को हिंदी फेस कर रहा है या जब सामने आ रहे हैं, तो उससे जो एक आगे का अगर हम लोग देखें हिंदी का स्वरूप या हिंदी का भविष्य, वो आप कहाँ देखते हैं? भविष्य हमको इसलिए उज्जवल दिखाई दे रहा है क्योंकि जैसा मैंने आरंभ में कहा कि किसी भी देश में प्रशासन कार्य के लिए, वाणिज्य व्यापार के लिए, जनसंपर्क के लिए, ज्ञान विज्ञान के प्रसारण के लिए प्राथमिक आवश्यकता होती है भाषा की। और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो इस देश के लगभग 72 करोड़ के बीच अपनी अभिव्यक्ति कर सकती है, संप्रेषण कर सकती है। ऐसी कोई दूसरी भाषा नहीं जिसको हम लिंक लैंग्वेज कह सकें। साहित्यिक दृष्टि से एक एक संपन्न भाषाएं हैं, एक से एक पुरानी भाषाएं हैं, लेकिन जिसकी व्याप्ति राष्ट्र के स्तर पर या विश्व के स्तर पर
बहुत बड़ी मात्रा में हो वो हिंदी ही है। और गणतंत्र का, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का तो पहला तकाजा ये है कि शासन की बात जनता तक पहुँचे और जनता की बात शासन तक पहुँचे। इस रूप में हिंदी की विकास यात्रा अवश्यंभावी है और उसका कहीं न कहीं अभ्युत्थान भी निरंतर होते रहने की संभावना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदी का प्रयोग हम मानक हिंदी के नहीं करते हैं, बोलचाल की भाषा में करते हैं। जो आजकल अन्य भाषाओं, इंग्लिश या दूसरी भाषाओं को अगर मिला लेते हैं तो हिंदी को हम गिरावट की ओर ले जाते हैं। तो क्या यह सही है या इस सही में अगर मानक हिंदी को फॉलो करने की ज़रूरत है या जो स्वतः फ्लो है, स्वतः स्फूर्त, इस पर चलने की ज़रूरत है और यही आगे आकर एक मानक का काम करेगा? बहुत सही, आपने ही प्रश्न किया है और उत्तर भी आपके प्रश्न में है। दरअसल ये विवाद का विषय तो है, कुछ लोग बहुत शुद्धतावादी हैं, लेकिन मात्र शुद्धतावाद से काम नहीं चलता। आपने देखा कि शुद्धतावाद के चक्कर में ही संस्कृत जैसी देववाणी समाप्त हो गई, उसको बड़ी क्षति पहुंची। हमसे जब पूछा जाता है कि आप शुद्ध हिंदी या लोकप्रिय हिंदी में से किसका वर्ण करना चाहेंगे, तो मेरा उत्तर होगा कि पहले लोकप्रिय हिंदी। लोगों को सीखने दीजिए, स्वीकारने दीजिए, आगे पीछे वो शुद्ध हो जाएगी। लेकिन अगर रोक टोक करके हम उनको हतोत्साहित करते रहेंगे तो उससे हिंदी का ज़्यादा अहित होगा। ये जरूर है कि मानक हिंदी का अभ्यास कराया जाना चाहिए। उस मानकीकरण के 4 रूप हैं। एक मानक वर्तनी, माने सही स्पेलिंग। दूसरे मानक उच्चारण। हमारे यहाँ बहुत बड़े भूखंड की भाषाएं है तो पंजाबी एक्सेंट कुछ और है, बंगाली कुछ और है, दक्षिणी कुछ और है। अलग अलग समस्याएं हैं उनकी, प्राकृतिक समस्याएं, सांस्कृतिक समस्याएं, जलवायु का भी उसमें असर होता है, पर प्रयास करके हम एक मानक उच्चारण बना सकते हैं। तीसरा मानक व्याकरण। अब हिंदी में लिंग की बहुत बड़ी समस्या है, कहीं पुल्लिंग है, कहीं स्त्रीलिंग है, उसका कोई एक निश्चित फार्मूला नहीं बन पाया है। अभ्यास द्वारा ही वो सिखाया जा सकता है। तो मानक व्याकरण। और चौथे उस भाषा का, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दक्षिणी भारत केरला से एक दर्शक हैं, वो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते जी। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल तो है जी, मैं केरल के कोचिन एर्नाकुलम से बोल रहे हैं। हाँ हाँ। मेरा सवाल तो ये है कि फिलहाल पूरे हिंदुस्तान में ऐसा एक अंग्रेजी का एक भ्रम हो रहा है कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही भर्ती कराया जाए। और इसी तरह आम जनता की, पहले तो ये जो उच्च वर्ग के लोगों पे यही जुनून था, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया है कि सारे के सारे लोग ऐसे ही सोच रहे हैं इंग्लिश मीडियम में ही मेरा बच्चा पढ़कर बड़ा हो जाए और ऊंचे ऊंचे पद पे पहुंच जाए। ये आम लोगों के जो विचारधारा है हाल में हो गया है। इसको हिंदी की जो प्रगति में किस तरह की रुकावट आने की संभावना है? आप बहुत सही सोच रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इधर अंग्रेजी का प्रचार प्रसार अपेक्षा से ज़्यादा हुआ है और होता जा रहा है। उसका कारण है जीविका की खोज। बहुत अरसे की गुर्बत से निकला हुआ देश इस समय ऐसा मानकर चल रहा है कि अंग्रेजी सीख लेंगे तो तुरंत हमारा बच्चा विदेश चला जाएगा और वहाँ भारी पैकेज मिल जाएगा। इस वजह से आरंभ से ही कॉन्वेंट एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक जितना उसको अवसर मिलता है उसमें वो अंग्रेजी को प्राथमिकता देता है। इसका जवाब उसी तरह जैसे कहावत या लोकोक्त भी कहा जाता है कि छोटी रेखा के मुकाबले बड़ी रेखा खींचिए। आज अंग्रेजी की उपयोगिता साहित्य के कारण नहीं है। अंग्रेजी में जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो जीविका परक हैं, जो करियर ओरिएंटेड हैं, उसी तर्ज पर हिंदी में और भारतीय भाषाओं में भी इन नए पाठ्यक्रमों का विकास किया जाना चाहिए। हिंदी केवल साहित्य नहीं है, उसका उद्देश्य जहाँ एक और जीवन मूल्य देने का है, दूसरी ओर बाजार मूल्य से भी जुड़ने का है। तो दोनों रूपों में संतुलन बनाते हुए कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रोफिशिएंसी पाठ्यक्रम और ज्ञानवर्धक पाठ्यक्रम जिससे रोजगार प्राप्त हो सके, चाहे नौकरी और चाहे निजी धंधा, और अपना भविष्य सुनिश्चित हो सके। जब
इन पाठ्यक्रमों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धि हो जाएगी तो अंग्रेजी के प्रति आज की पीढ़ी की जो लालसा है, जो लपक है, वो कम हो जाएगी और हिंदी का प्रचार प्रसार उसे दुगना हो जाए। जैसे पत्रकारिता है, अनुवाद विज्ञान है, जैसे मीडिया लेखन है, जैसे विज्ञापन लेखन है, जैसे रंगमंच है, इन सब में जा पोटेंशियल है, इनमें अनेक संभावनाएं हैं, बशर्ते अपनी मातृभाषा में ये पाठ्यक्रम सिखा दिए जाए, उनका अच्छा प्रायोगिक व्यवहारिक प्रशिक्षण दे दिया जाए और उनसे उनका एम्प्लॉयमेंट मिलने लग जाए तो थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे स्थिति बदल जाए। मतलब एक प्रयास करने की जरूरत है, प्रयास करने की जरूरत है। सोच को केवल साहित्य नहीं, साहित्य के साथ साथ व्यवसाय केंद्रित हिंदी का कहीं न कहीं पठन पाठन तेजी से शुरू होना चाहिए। चलिए, तो बात समझ में आती है प्रयास की, लेकिन प्रयास कहाँ से शुरू हो? लोग प्रयास करें या सरकार की ओर से शुरू हो या हिंदी जगत से लोग बाहर आए, हिंदी पढ़ाने वाले, हिंदी के विद्वान लोग एक मंच तैयार करें और इस तरह के प्रयास करें? दोनों ओर से प्रयास करने होंगे। अगर विश्वविद्यालय जो बहुत कुछ स्वायत्त है, उसमें सरकार की सहमति और स्वीकृति की उतनी आवश्यकता नहीं होती। विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी के विद्वान समझ जाएं और इस प्रकार के पाठ्यक्रम चला दें तो भी बड़ा हित होगा। जनता में भी इस प्रकार की संस्थाएं खोली जा सकती, संस्थाएं चल रही हैं, उनमें बजाय कविता पाठ कराने के इस प्रकार के पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिए जाए। शासन में जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, आपकी संस्था ने आज नहीं कोई 20 वर्ष पहले इसकी पहल की थी, जिसको प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, फंक्शनल हिंदी, वो यूजीसी की ही बनाई हुई योजना है। उसके अंतर्गत अनुवाद और पत्रकारिता दो विधाओं को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। हमने उस पाठ्यक्रम को अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में लखनऊ विश्वविद्यालय में 12 भागों में बांटा और छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी, जैसे स्लोगन कैसे लिखे जाते हैं, पटकथा कैसे लिखी जाती है, संवाद लेखन कैसे होता है, इस रूप में जोड़ा और उससे जुड़ कर के जो विद्यार्थी बाहर निकले, मुझे ये कहते हुए फक्र होता है कि उनमें कोई आज बेरोजगार नहीं है। तो तात्पर्य ये है कि जहाँ जहाँ जा पोटेंशियल है उसकी हम तलाश करें। हमारे हिंदी अध्यापक, हमारे प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी और आम जनता जो हिंदी प्रेमी है, संयुक्त रूप से प्रयास करें तो इसका समाधान केवल सरकार पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता और अकेले भी नहीं कर सकते हैं, अनुदान की भी आवश्यकता होती है। सब मिलजुल करके प्रयास करें तो प्रयोजन मूलक या व्यवसाय परक हिंदी की बहुत सारी संभावनाएं आपके सामने, और इससे फिर विद्यार्थियों का मनोमस्तिष्क, अभिभावकों का भी मनोमस्तिष्क बदल जाएगा, क्योंकि भाषा के साथ एक सोशल स्टेटस जो जुड़ा रहता है, जो ज़्यादा रोजगार परक होती है उसका स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है। अंग्रेजी की जो बहुमान्यता है उसके कारण, उसके पीछे मूल रूप से यही कारण है। तो जब ये प्रेस्टीज इश्यू हिंदी के साथ जुड़ जाएगा तो उसका भी सामाजिक स्तर उठ जाएगा और उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। तो मुख्य रूप से जो आपका कहना है कि विश्वविद्यालय खास करके पहल करे, क्योंकि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त इंस्टीट्यूशन है और उसे करने का स्कोप है। तो एक तो ये सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री कोर्स, ये कहाँ तक विश्वविद्यालय के अंदर आता है या क्या प्रक्रिया होती है ताकि जो लोग करना चाहें वो आपको सुनने कोई ज़्यादा कठिन प्रक्रिया नहीं है, आपने प्रयोग किया है जी। हर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एक पाठ्यक्रम समिति होती है, विभागाध्यक्ष उसका पदेन संयोजक होता है और विभाग के 4-5 सदस्य उसके बारी बारी से सदस्य होते हैं। उसकी प्रक्रिया में सबसे पहले तो विभाग के ही अध्यापकों को मिलजुल कर तय करना चाहिए कि वे किस प्रकार का पाठ्यक्रम चला सकते हैं। पाठ्यक्रम चलाने के लिए शिक्षकों की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था, कमरे की व्यवस्था और आर्थिक संसाधन जो आरंभिक कार्य के लिए जरूरी होते हैं, उन सारी समस्याओं पर व्यवहारिक दृष्टि से विचार कर लें। साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लिखें, अपने अपने राज्य सरकारों को लिखें, वहाँ से भी अनुदान मिल जाते हैं। जब ये उनका प्रस्तावित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के स्तर पर पहुँचता है, जिसको विद्या परिषद या एकेडमिक काउंसिल कहते हैं, उस पर विचार होता है, नीतिगत सभी पक्षों पर निर्णय लिया जाता है और उनको सहमति दे दी जाती है। अगले सत्र से इस पाठ्यक्रम में वे प्रवेश कार्य शुरू कर देते हैं और पठन पाठन कार्य शुरू हो जाता है। थोड़ी सी आवश्यकता, साधारण सी प्रक्रिया है, अगर उसको फॉलो किया जाए तो बहुत विश्वविद्यालय में शुरू किया जा सकता है। मैंने 1 दर्जन पाठ्यक्रम 1 वर्ष के भीतर शुरू किए हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहता हम लोगों के पास। बस
तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता और युद्ध स्तर पर शुरू में काम करने की आवश्यकता। विश्वविद्यालय में अगर अपनी स्वतंत्र प्रयोगशाला बना सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो कई विभागों में लाइब्रेटरीज होती हैं, लैंग्वेज लाइब्रेटरी, उसमें एक लिंगुआ फोन की आवश्यकता होती है जो बहुत खर्चीला नहीं है। विश्वविद्यालय खुद अपने हिंदी भाषी प्रदेश उत्तर प्रदेश से भी दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार आप दोनों लोगों को। जी मैं प्रारंभ से ही आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं एक हिंदी पाठक हूँ और काफी रुचि से मैं हिंदी पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने सदैव स्तरीय सामग्री का अभाव अनुभव किया है हिंदी में। जैसे आप किसी भी एक मासिक या पाक्षिक या साप्ताहिक पत्रिका को उठा लें और उसकी आप इंग्लिश से तुलना करके देखें, उसमें आप कंटेंट के लेवल पे, सामग्री के स्तर पे, विश्लेषण के स्तर पे इतना बड़ा फर्क पाते हैं कि हिंदी पाठकों की जो मानसिकता है, उनकी जो मानसिक जो इंटेलेक्चुअलिटी, उनकी जो बौद्धिकता का विकास है वो बिल्कुल भिन्न दिशा में होता है अंग्रेजी की तुलना में। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि एक जिस तरह का योग्य नागरिक तैयार होना चाहिए जो कहीं भी अपने को रख सके और चीजों को एक भौगोलिक मतलब भूमंडलीयकरण वाले इस जमाने में अपने को वहां पे एक सही जगह से पेश कर सके, उससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत आती है। क्योंकि हम जैसे सर ने कहा कि भाषा मूल्यों को सिखाती है, मूल्य तो हम सीख रहे हैं हिंदी से निश्चित ही, लेकिन अंग्रेजी से जो मूल्य सीखते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश मूल्यों की भाषा नहीं है, लेकिन उसमें चतुराई और सफलता का भी स्थान है। हिंदी जहाँ में केवल परोपकार की बात देती है, वैसे इंग्लिश खुद को सफल होने की भी सिखाती है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इस पे सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इनका ग्लोबल एक्सपीरियंस है और मैं शुरू से कार्यक्रम को देख रहा हूँ, काफी रुचिकर ढंग से वो बता भी रहे हैं, और इस पे आप थोड़ा सा जरूर फोकस करेगा कि सामग्री स्तरीय हिंदी पाठकों को वो ठगा महसूस करते हैं। मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं प्रत्येक महीने में एक नई पत्रिका देखता हूँ, हो सकता है शायद यहाँ कुछ हो। आप किसी भी कंटेंट पे, जैसे अभी दिल्ली गैंगरेप वाले मैटर पे आपका प्रश्न इंग्लिश एकदम अलग अलग है, तो ये बौद्धिकता का जो अंतर आ रहा है, इसमें मैं सब चाहूंगा कि सर जरा कुछ कहें। ओके, धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा विषय जो है उस सामने हम लोग रखे हैं कि जो हम हिंदी और की पत्रिका या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश की पत्रिका और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और ख़ास करके जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, विश्व स्तर पर जाने की बात करें, तो दोनों में काफ़ी अंतर पाठकों को नज़र आता है। इस कारण थोड़ा सा कुछ निराशा का भाव भी पैदा होता है। क्या आखिर उसका क्या कारण है? क्या हिंदी में लिखने वाले, पढ़ने वाले निराश होना सही समाधान नहीं होगा। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत और यूरोप के बौद्धिक स्तर में अंतर है, दोनों भाषाओं में भी अंतर है। हम आज जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, यांत्रिक भाषा का या प्रयोजन मूलक हिंदी का, अभी 20 वर्षों से जो प्रयास शुरू हुआ है, उनके यहाँ वो प्रयास 200 वर्ष पहले हुआ था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका उन्होंने तब बनाई थी जब हम जानते नहीं थे विश्व ज्ञान कोश किसको कहते हैं। तो ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में यूरोप की, अमेरिका की अग्रणी भूमिका रही है और है, उसको तो हमें स्वीकार करना ही होगा। पर आज अब ऐसी स्थिति नहीं रह गई है कि हम कोई जानकारी चाहें और हमारी भाषा के माध्यम से हमको न मिल पाए। अंग्रेजी में भी जो साहित्य है उसको यूनिकोड के माध्यम से आप हिंदी में वाचांतरित कर सकते हैं और पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विकिपीडिया में जा सकते हैं, तमाम इंसाइक्लोपीडियाज आपके पास है, और हिंदी में भी ऐसी लगभग 2 दर्जन महत्वपूर्ण इंसाइक्लोपीडियाज बन गई हैं। पत्रिकाओं में भी आपको छांटना पड़ेगा। उच्च स्तर की पत्रिकाएं हैं और सामान्य अपने गांव घर की लिखी हुई और सीमित संसाधनों द्वारा निर्मित पत्रिकाएं भी हैं। चूंकि ये झाड़ झंखाड़ बहुत है, इसलिए अच्छी रचनाओं को खोजने में थोड़ा श्रम करना पड़ता है। आप विश्व पुस्तक मेले में आकर के देखें, जहाँ कहीं भी आयोजित हो रहे हों, कि हिंदी में अब नवीनतम विषयों, ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए विषयों, प्रबंध तंत्र से जुड़े हुए विषयों, यहाँ तक चिकित्सा शास्त्र और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए विषयों पर पर्याप्त पुस्तकें आ गई। मैं अभी उनसे संतुष्ट नहीं हूँ और सबसे यही आग्रह करता हूँ कि थोड़े दिनों और प्रकार का लेखन बंद करके ज्ञान विज्ञान का ही लेखन हिंदी में किया जाना चाहिए, ताकि अधिकाधिक नई पीढ़ी का लाभ हो सके। पर केवल भाषा बोध हो, इसमें बाधक नहीं होगा। आप वो अनुवाद एक और सवाल उत्तर प्रदेश से हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी और इसको कामकाजी हिंदी के रूप में भी लिया जाता है, तो इसका प्रयोजन मूलक रूप है, इसको कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है, तो ये कहाँ तक सही है?
देखिए, इस प्रयोजन मूलक के कई पर्यायवाची शब्द हिंदी जगत में प्रचलित हुए हैं। कुछ ने कामकाजी कहा, कुछ ने कार्य मूलक कहा, कुछ ने व्यवसाय मूलक कहा, कुछ ने व्यवहारिक हिंदी कहा और कुछ ने प्रयोजन मूलक हिंदी कहा। दरअसल ये है अंग्रेजी के फंक्शनल हिंदी का अनुवाद है। फंक्शनल का मतलब है कार्य साधक या कामकाजी या प्रयोजन मूलक, जिसका एक निश्चित प्रयोजन हो, एक निश्चित उद्देश्य हो। बाकी साहित्य का उद्देश्य कोई एक निश्चित नहीं होता है, उसके बहुत सारे अलग अलग ध्येय होते हैं, पर इस हिंदी का एक निश्चित उद्देश्य है, वो उद्देश्य है जीविका की प्राप्ति। और यह प्रयोजन मूलक शब्द ही अब रूढ़ हो गया है। बहुत पहले, आज से कोई 22 वर्ष पहले भट्टू मोलूर जी ने संसद में इसका प्रस्ताव पारित करके इस शब्द को मान्यता प्रदान की थी। धीरे धीरे इसके कई और रूप विकसित हो गए हैं, जिसे 1 दर्जन रूपों का उल्लेख मैंने किया। इन सब के लिए एक मिला जुला शब्द प्रयोजन मूलक हिंदी लोकप्रिय हो गया है, रूढ़ हो गया है, इसलिए उसको स्वीकार कर लेने में ही सबका हित है। सही बात। और एक बात और उसके साथ जोड़ना चाहेंगे, जो पहले इसके दर्शक सवाल पूछे थे कि जो ओके, छत्तीसगढ़ से एक दर्शक उनका सवाल लेते हैं। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर, मैं कार्यालयीन हिंदी के बारे में जानना चाहता हूँ सर। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया फिर से पूछें। सर, कार्यालयीन हिंदी की विशेषताएं क्या क्या होती है, बस उसके बारे में थोड़ा ओके, देखिए, ये कार्यालय हिंदी या ऑफिशियल हिंदी उसी प्रयोजन मूलक हिंदी का एक रूप है। इसके अंतर्गत 5-7 चीजों का अभ्यास कराया जाता है। उनमें एक है नोटिंग, दूसरी है ड्राफ्टिंग, तीसरा है पत्राचार, चौथा है मशीनीकरण और 5वां पारिभाषिक शब्दावली। नोटिंग में कोई भी पत्रावली जब अधिकारी के पास जाती है तो वो संक्षेप में एक आधे वाक्य में उसके संबंध में कुछ निर्देश देता है, उसकी एक निश्चित शब्दावली होती है, उसका अभ्यास कराया जाता है। ड्राफ्टिंग में पूरा मसौदा बनाया जाता है, उसका प्रारूप तैयार किया जाता है और जितने अलग अलग तरह के पत्र है, जीवो लेटर है, डीवो लेटर है, अनुस्मारक है, प्रतिवेदन है, प्रत्यावेदन है, इस तरह के लगभग 2 दर्जन स्वरूप हैं। उन सबके अलग अलग प्रारूप होते हैं। कहाँ संबोधन दिया जाएगा, कहाँ प्रेषक का नाम होगा, कहाँ प्रेषिती का नाम होगा, वो ऑफिशियल लैंग्वेज का एक बिल्कुल सेट फार्मूला होता है। उसमें स्वेच्छाचार नहीं बरता जाता, जो बना बनाया उसका एक प्रारूप, उसी का अनुपालन किया जाता है। तो इन सब का निर्वाह और इन सब का प्रशिक्षण और साथ ही पारिभाषिक शब्दावली, टेक्निकल टर्मोलॉजी, हमारे यहाँ भारत में भारतीय भाषा वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने प्रशासनिक शब्दावली बनाई है और लगभग 8 लाख अन्य शब्द बनाए हैं विभिन्न विषयों से जुड़े हुए। उसका अभ्यास किया जाता है। विभिन्न पदनामों का जो हिंदी नाम है, विभिन्न कार्यालयों का, उन सब का अभ्यास करते हुए, प्रोक्तियों का अभ्यास करते हुए ये लेखन किया जाता है। और यांत्रिक, आज तो कंप्यूटरीकरण का युग है, कई तरह यांत्रिक प्रयोग, कई तरह के ये सब कार्यालय हिंदी है। सो मित्रों, जैसा कि 2 दिनों में हम लोगों ने देखा कि वैश्वीकरण के दौर में हिंदी कमज़ोर नहीं हुई है बल्कि मजबूत हुई है। इसके स्वरूप बदल रहे हैं। स्वरूप बदलने के कारण स्वीकारता भी बढ़ी है। जो पहले कुछ लोग बोलते थे, आज लाखों की संख्या में, अभी रक्षा बता रहे थे कि सिर्फ यहाँ अमेरिका में 20 लाख के आसपास लोगों की हिंदी बोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर सारे देशों को, अगर संख्या को हम लोग देखें तो उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन आया है, गुणात्मक बढ़ोतरी हुई है। तो ये अच्छी बात है और हिंदी जानने वालों के लिए और हिंदी पढ़ने वालों के लिए शुभ संकेत है। तो निश्चित तौर पे जो कुछ लोग निराशा के बात धारणा रखते हैं, वो ऐसी धारणा नहीं रखें। आगे आने वाले दिनों में हिंदी और निखरेगी और अच्छी होगी और लोक स्वीकारता बढ़ेगी। तो इस उम्मीद के साथ आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित साहब को भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरल भाषा में और काफ़ी उदाहरण के साथ हम लोगों को वैश्वीकरण के दौर में हिंदी की दशा, दिशा और आने वाली स्थिति के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।